जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th 2024 के इंग्लिश के पेपर के बारे में। यानी जितने बच्चे 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। यानी कि यूपी एमएसपी के द्वारा ये जारी किया गया प्रश्न पत्र है, और ऐसे ही प्रश्न आपको 4 मार्च को आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 4 मार्च को जितने भी बच्चे इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, वीडियो को फुल वॉच करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हल करवाऊंगा, और जितने भी बच्चे इस प्रश्न पत्र को हल करके जाएंगे, मेरी गारंटी है कि बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो यहाँ पे लिखा गया रहेगा टाइम 3 घंटा 15 मिनट, और मैक्सिमम मार्क 70, यानी कि अधिक से अधिक मार्क 70 का है। ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, पहला निर्देश है कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी जितने भी क्वेश्चंस है वो क्या है, जरूरी हैं, उनको करना जरूरी है। ठीक है, दिया है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि भाग ए और भाग बी में। और देखिए, जो पार्ट ए है वो आप पार्ट ए में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि प्रत्येक 1 मार्क का होगा, और ओएमआर सीट आपको मिलेगी, उसी में इसको फिल करना है। ये सब तो आप जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा एग्जाम दे दिया है, जैसे कि हिंदी का दे दिया है, मैथ का दे दिया है, और विज्ञान का दे दिया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पार्ट ए को। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्ट ए स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिए, दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी इन पैसेजों को क्या करना है, आपको पढ़ना है। दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको पैसेज को पढ़ना है और ऑप्शन को चूज करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए एक ट्रिक यह है कि दोस्तों, पहले आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब अगर जो आप पहले पैसेज को पढ़ते हैं तो आप फिर पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आप अनसीन पैसेज को करने की एक ट्रिक होती है। ये देखिए, अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का मतलब कि इस पैसेज को आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके बुक से पैसेज नहीं है और कहीं और से उठाया गया है। ठीक है, तो इस पैसेज को आपने कभी देखा नहीं होगा। इस पैसेज को करने के लिए मैंने जो ट्रिक बताई है उसे आपको उपयोग करना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। ठीक है, बोला है क्वेश्चन कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, हम उस ध्वनि को सुनने में असमर्थ हैं। अनेबल यानी असमर्थ। ठीक है, हम उस ध्वनि को सुनने में असमर्थ हैं जो, इफ यानी कि जो, हम उस ध्वनि को सुनने में असमर्थ हैं जो। अब फिर ऑप्शन पढ़िए, दिया है ऑप्शन में कि इट इज टू लो, यह मतलब कि वह बहुत धीमी हो तो, या फिर वह बहुत हाई हो तो, या फिर वह बहुत नॉइजी हो तो, या फिर बहुत ए एंड बी। तो आप लोग कहेंगे कि बहुत तेज हो तब भी हम नहीं सुन पाएंगे, बहुत धीमे हो तब भी हम नहीं सुन पाएंगे, और बहुत नॉइजी हो तब भी हम नहीं सुन पाएंगे, बोथ ए एंड बी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको तीनों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको फिर पैसेज को पढ़ना है। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, फिर यहाँ पे जब पैसेज पढ़ेंगे आप, तो देखिए पैसेज में दिया है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट in all matter the two extremes are alike, the extreme positive and the extreme negative are always similar। ठीक है, देखिए इस पैसेज में इसका मतलब क्या है। कह रहा है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, यदि आपको पूरा पैसेज का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप इसको पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। दिया है कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। दिया है ना कि इसमें पैसेज में बोल रहा है कि कोई किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है, या तो सीमा बहुत अधिक हो सकती है, या तो सीमा बहुत कम हो सकती है। यानी किसी भी चीज़ का चरम बहुत अधिक हो सकता है, या तो बहुत कम हो सकता है। जैसे आप ध्वनि को ही ले लीजिए, ध्वनि या तो बहुत अधिक हो सकती है, यानी बहुत तेज हो सकती है, या तो बहुत धीरे हो सकती है। इसमें यही बोला है कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव द एक्सट्रीम नेगेटिव नेगेटिव आर मतलब कि आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, इसमें बोला है कि कोई भी चीज़ होती है उसकी एक सीमा होती है, या तो सबसे अधिक होती है या तो कम होती है। तो जो बोला है कि या तो सबसे अधिक रहेगी, यानी कि एक्सट्रीम पॉजिटिव यानी सबसे पॉजिटिव रहेगी, सबसे अधिक भी रहेगी, और सबसे कम रहेगी, तो क्या हो सकता है उसका मतलब कि कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, अब आप पढ़ेंगे आगे, तो दिया है कि व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम।
यानी कि जो लाइट होता है, यानी जो प्रकाश है, यदि मतलब कि वो बहुत, मतलब कि जो लाइट का वाइब्रेशन है वो बहुत स्लो हो तो हम उसे नहीं देख सकते हैं। यानी जो लाइट हो और जो बहुत धीमी हो तो भी हम उसे नहीं देख सकते हैं। और डू नॉट सी देम, नॉट डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड। और वो बहुत तेज हो, और वो बहुत तेज हो तब भी हम उसे नहीं देख पाते। जैसे कि सूर्य की तरफ आप नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, और बहुत धीरे प्रकाश होता है, उसको भी हम नहीं देख पाते हैं। जब लाइट का वाइब्रेशन बहुत कम होता है तब भी हम नहीं देख पाते, और जब बहुत अधिक होता है तब भी हम नहीं देख पाते। कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ की चरम यानी कि सीमा होती है, और जो सीमा से बहुत अधिक होती है तब भी हम उसे नहीं समझ पाते, और कम होती है तब भी हम उसे नहीं समझ पाते। इसी तरह ध्वनि के साथ भी आपको दिया है कि सो विथ साउंड, ऐसा भी मतलब कि ऐसा ही ध्वनि के साथ भी होता है। व्हेन वेरी लो इन पिच, यानी कि ध्वनि जब पिच में बहुत कम होती है, यानी पिच में बिल्कुल लो होती है, तब भी हम उसे नहीं सुन पाते। वी डू नॉट हियर इट, यानी कि हम उसे नहीं सुन पाते। वी डू नॉट हियर इट यानी कि हम उसे नहीं सुन पाते। व्हेन वेरी हाई, जब बहुत तेज होती है, वी डू नॉट हियर इट इधर, उस कंडीशन में भी हम इसे नहीं सुन पाते। यानी कि ध्वनि बहुत तेज होता है तब भी नहीं सुन पाते, और बहुत कम होता है तब भी नहीं सुन पाते। तो इस तरह देखिए आपका पहला क्वेश्चन यही पे इसी पे बेस्ट था कि अनेबल, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम उस ध्वनि को सुनने में असमर्थ हैं यदि इट इज़ टू लो, यानी कि वो बहुत धीरे हो तब भी, और बहुत हाई हो तब भी। ठीक है, तो इसमें आपका जो चौथा वाला ऑप्शन दिया है कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों, तो इसमें ए भी सही था और बी भी सही था, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है कि द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स, मतलब वही बात बताइए, एक्सट्रीम्स यानी कि चरम यानी कि सीमा। द टू एक्सट्रीम आर एलाइक मीन्स, दो चरम या दो सीमाएं एक कैसी होती हैं, मतलब कि उनका मतलब क्या है। दिया है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, क्या जो एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है वो एक्सट्रीम निगेटिव से बेटर होता है यानी बेहतर होता है। या फिर दूसरा दिया है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, किसी भी चीज़ को पाया जाना अच्छा नहीं है। या फिर वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या है इसमें सही है। कैसे सही है, क्योंकि हमें क्या होता है, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, यानी दोनों ही परिस्थितियों में हमें मतलब क्या होता है कि सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ध्वनि बहुत तेज भी रहेगी तब भी नहीं सुन पाएंगे, बहुत लो भी रहेगी तब भी नहीं सुन पाएंगे, यानी कि दोनों एक्सट्रीम में हमें क्या हो रहा है, समान रिजल्ट, यानी समान हम लोग का प्राप्त हो रहा है, समान फल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, यानी दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, एक दूसरे से बेहतर नहीं होता है, दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है, समान होता है। तीसरा है आपका कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, इसमें दिया है कि कौन सा वर्ड है जो स्लो का क्या है, मतलब कि अपोजिट है। स्लो यानी होता है धीमा, तो धीमा का अपोजिट क्या होता है, तेज होता है। इसमें दिया रसिस्ट नहीं है, क्योंकि रसिस्ट का मतलब प्रतिरोध होता है। रैपिड मानी तेजी से, तो इसमें जो रैपिड होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। रैपिड क्या होगा इसमें, राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि तेजी से इसमें संबंधित है। लेजी यानी आलसी, तो इसमें आलसी भी नहीं होगा। स्ट्राइक यानी लड़ाकू, इसमें भी ये भी नहीं होगा। इसमें जो रैपिड वाला ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो रैपिड है वो क्या है, दर्शा रहा है कि स्लो का ये क्या है, अपोजिट है। स्लो यानी धीमा, रैपिड यानी तेज, तो ये क्या है, रैपिड राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए चौथा से आठवां क्वेश्चन इसमें दिया है आपका ग्रामर पोर्शन से। ठीक है, दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि बोला है कि आपको करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर को चूज करना है। नीचे जो दिया है कि आई दे दिया है, फिर खाली स्थान छोड़ के दिया है कि देयर विथ माई पेरेंट। अब आप इसमें भरिए, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट। ठीक है, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जाऊँगा, इसका मतलब ए हो जाएगा जब आप विल गो को भरेंगे। जब आप वेंट को भरेंगे तो आई वेंट विथ माई पेरेंट, अब आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया। आई हैड गोन देयर विथ माई पेरेंट, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया था। इसमें था आ रहा है, इसमें मतलब कि जाऊँगा और यहाँ पे मैं गया। ठीक है, तो इसमें जो आप समझ रहे हैं कि जैसे कि इसमें तीनों के तीनों आपको सही लग रहे होंगे, यानी कि आल ए बी सी, यानी कि आल ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसीलिए आप डी वाले को क्लिक करेंगे, डी वाले को OMR में गोला करेंगे कि आल ए बी सी आर करेक्ट। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, बोल रहा है कि यदि आप नए चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हैं,
यानी कि इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हैं, टू नो यानी कि जानना, अबाउट न्यू थिंग्स यानी नई चीज़ों के बारे में, तो आप क्या हैं, क्या आप कैर्टियस हैं या फिर कॉन्शियस हैं या फिर केयरलेस हैं या फिर क्यूरियस हैं। केयरलेस यानी होता है लापरवाह, तो क्या आप लापरवाह होंगे? नहीं। आपने पढ़ा होगा क्यूरियस, क्यूरियस यानी होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब होता है जो नई चीज़ों के जानने के बारे में इच्छा रखता है, तो इसमें क्यूरियस क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्यूरियस क्या होगा इसमें? राइट ऑप्शन होगा, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु। अब देखिए छठवां दिया है आपका कि रेरेंज द फॉलोइंग वर्ड, रेरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि आपको अरेंज करना है इसको, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो अरेंज है पहले से और उसका कुछ मतलब निकलता है। देखिए दिया है कि माई टॉय लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव्स हिज टॉय टू माई शेयर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, तो ये वाला आपको करेक्ट लग रहा होगा, पढ़ने में ही करेक्ट लग रहा है कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, मतलब मेरा भाई खुश होता है जब वो अपने खिलौनों को किसी के साथ शेयर करता है। यानी कि ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो एक दूसरे मतलब कि अपनी चीज़ों को शेयर करके भी खुश रहते हैं, एक दूसरे को भी शेयर करते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। ये तीनों क्या होंगे? गलत होंगे। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, सातवां दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ड, यानी कि इसमें कौन सा वर्ड गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सा वर्ड है जो मिसपेल्ड है यानी कि गलत है, तो क्या होगा इसमें? एबोंडेंस, क्या होगा? ये गलत है। एबोंडेंस इसमें क्या है? गलत है। अटेंडेंस का मतलब आप जानते ही हैं कि आपकी उपस्थिति होती है, एक्सेप्टेंडेंस और एक्यूटेंस से। ठीक है, तो इसमें जो एविडेंस है ये क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए आठवां है कि ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, वह डूबती हुई लड़की को, वह डूबते हुए मतलब कि वह डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए, मतलब वह डूबती हुई लड़की को यहाँ पे लिखा है बचाने के लिए, और बीच में क्या भरा जाएगा? क्या इन रहेगा या इनटू या फॉर्म या एट? जब भी कुएं वगैरह में कूदने की बात होती है, यानी कि पोखरे में, कुएं में, नदी में, तो क्या उसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का। ही जम्प्ड इनटू द वेल, यानी कि वह कुएं में कूद गया, टू सेव द ड्राइंग गर्ल, यानी कि डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वह कुएं में कूद गया। ए इसका इनटू क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन होगा। नौवां है, नौवां से 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन द आई मतलब कि दैट फॉलो। ठीक है, तो ये आपके किताब से पैसेज है, यानी कि आपके बुक से पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज कहाँ से है? आपके बुक से है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें दिया है कि आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपना पोएम खत्म किया, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबीज डकलिंग्स। ठीक है ना, आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपना पोएम यानी कि कविता खत्म किया, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वह बहुत सुंदर था। ठीक है, इट वॉज अबाउट अ मदर डक, वह एक मादा बत्तख मतलब बत्तख, एंड अ फादर स्वान, और एक पिता हंस के बारे में था, विथ 3 बेबीज डकलिंग्स, जिनके 3 मतलब कि जिनके 3 डकलिंग बच्चे थे। ठीक है, उसके बारे में दिया है। तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और आपने पढ़ा भी होगा इस पैसेज को क्योंकि आपके किताब में पैसेज है। तो दिया है इसमें 9वां क्वेश्चन कि इन अन्नेज पोयम, अन्ने के पोयम में द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बलाइज, मतलब कि इस पोयम में, इस अन्य वाले पोयम में जो डकलिंग है और जो फादर स्वान है वो किसको दर्शा रहे हैं, किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, यानी किसको दर्शा रहे हैं? क्या चिल्ड्रन एंड पेरेंट को, या फिर अन्य एंड मिस्टर किसिंग को, या फिर अन्य एंड नाइबर्स को, या फिर क्लास एंड स्कूल को? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है चिल्ड्रन एंड पेरेंट को, क्योंकि वो किसको दर्शा रहे हैं? बच्चे और माता पिता को क्या कर रहे हैं? वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन दिया है आपका कि मिस्टर किसिंग हैज असाइंड, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, यानी कि जो मिस्टर किसिंग है वो अन्य को एक्स्ट्रा होमवर्क मतलब दिए थे, अन्य को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे? जो मिस्टर किसिंग थे वो अन्य को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे? क्योंकि वो उससे मतलब कि वो क्या करते थे? घृणा करते थे। ही हेटेड हर, क्या वे उससे घृणा करते थे इसके लिए देते थे? या फिर अन्य वाज पुअर इन मैथ, क्या अन्य मैथ में कमजोर थी उसके लिए? या फिर अन्य हैज मिसबिहेव्ड विथ हिम, या फिर अन्य उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी क्या इसके लिए? या फिर अन्य टॉक टू सो मच इन द क्लास, आपने पैसेज भी पढ़ा होगा और आपने कविता में भी इसमें पढ़ा होगा कि जो अन्य थी वो क्या करती थी? क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसके कारण उसको क्या करते थे? ज़्यादा होमवर्क देते थे। ठीक है, ज़्यादा होमवर्क मिलता था उसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 13 तक।
दिया है कि मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल, यानी पूछा है कि मंडेला ने कितने साल तक जेल में क्या किया, गुजारा, क्या 27 ईयर्स या फिर 32 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स या फिर 29 ईयर्स। तो जो मंडेला थे उन्होंने 27 ईयर्स जेल में बिताया था, 27 ईयर्स जेल में बिताया था। 12वां क्वेश्चन है कि महासीर महासीर इज अ फाउंड इन कुर्ग। देखिए इसमें बोला है कि महासीर एक प्लेस का नाम है, इज अ फाउंड इन द कुर्ग। महासीर क्या है, यानी कि महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। इसमें ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट है, क्योंकि महासीर अ लार्ज मतलब कि एक बड़ा, फ्रेश वाटर माने ताजे पानी की मछली है। महासीर क्या है, एक ताजे पानी की मछली है जो कुर्ग में पाया जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन इसमें क्या है, आपका राइट ऑप्शन है। 13वां क्वेश्चन दिया है, देखिए ये जो कुर्ग वाला चैप्टर है उसमें से लिया गया है, तो इसको भी आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। 13वां है कि द बस कंडक्टर वाज अ मैन। जो बस कंडक्टर था वह आदमी कैसा था, मतलब वो मैन था, वो आदमी था, क्या वो रूड था, यानी कि रूड यानी कि जो बोल सकते हैं कठोर बोल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर खड़ूस बोल सकते हैं। जोली यानी मजाकिया, या फिर सेल्फिश यानी कि अपने लिए बस, जो नहीं बोलते हैं कि अपने भाषा में कि वो बहुत सेल्फिश है, यानी कि, ठीक है। और स्ट्रेंज, तो इसमें कौन सा सही होगा, जोली सही होगा, क्योंकि जो बस कंडक्टर था वो बहुत ही खुश मिजाज का था, यानी खुश मिजाज था वो, ठीक है। इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन है, खुश मिजाज, यानी कि जोली। अब 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसको पढ़ना है आपको, ये भी आपके में दिया है, आपके बुक से ही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट डोंट मतलब अपने बाइट, यहाँ पे जब बाइट दे देता है तो दांतों से काटना हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जब बाइट दे दिया है तो दांतों से, इसका मतलब क्या है, दांतों से काटना। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो या अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को मत उचकाओ। अमांडा क्या करती थी, अपने कंधे को उचकाती रहती थी, ठीक है। स्टॉप द स्कॉलिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा, ठीक है, उछलना कूदना बंद करो और सीधा बैठ जाओ अमांडा, ठीक है। ये अमांडा चैप्टर से लिया गया है, ये अमांडा चैप्टर का है। तो 14वां क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि हु इज द स्पीकर इन दिस एबव लाइन्स, यानी ये जो लाइंस बोली गई हैं, ये जो कविता की लाइंस बोली गई हैं, उसको कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है, क्या अमांडा खुद बोल रही है या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दोस्त या फिर उसके पड़ोसी। तो उसके माता पिता इसको बोल रहे हैं कि अमांडा ऐसा काम मत करो, मतलब कि अपने दांतों को नाखूनों से, मतलब अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो, अपने कंधों को मत उचकाओ और सीधे बैठो, ठीक है। तो क्या है, हर पेरेंट, उसके माता पिता उससे कहते हैं, कोई भी अब माता पिता अपने बच्चे को चाहता है कि हमारा बच्चा क्या रहे, सही रहे, तो उसे इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। देखिए फिर आ गया कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक बिकॉज, जो स्पीकर है या जो बोलने वाला है वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या क्यों बोल रहा है, द स्पीकर इज स्पीकिंग, जो स्पीकर है या जो वक्ता है ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अमांडा इज अ अनरूलरी गर्ल, क्या अमांडा एक अनरूलरी गर्ल है, यानी कि नियमित लड़की नहीं है या फिर अच्छे से नहीं रहती है। अमांडा रिमेन्स अनटिडी, क्या अमांडा एक मतलब कि गंदी लड़की है। इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, क्या जो निर्देश हैं वो अमांडा के व्यवहार को बेटर कर सकते हैं, यानी कि अच्छा कर सकते हैं। ही वॉन्ट टू स्कोल्ड अमांडा, वह अमांडा को डांटना चाहते थे, इसलिए, ठीक है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अमांडा क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं या उसके बिहेवियर को मतलब कि बेटर कर सकते हैं, यानी कि अच्छा कर सकते हैं। अब 16वां से 20वां क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉलोइंग द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें दिया है कि इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, देखिए इट वाज ए मतलब कि वह था, टेम्पटेशन यानी प्रलोभन, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप, क्या मतलब कि इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, मतलब कि प्रलोभन के बारे में इसमें बोल रहा है कि जो ट्रिकी है उसको परमानेंट गेस्ट के तौर पे जो डॉक्टर थे वो क्यों रखे थे, किस प्रलोभन के कारण रखे थे। क्या मिस्टर पंफरे डिड नॉट वांट टू ट्रिकी बैक, क्या जो मिस्टर पंफरे थी वो ट्रिकी को वापस नहीं चाहती थी। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मिस्टर पंफरे चाहती थी कि ट्रिकी जल्दी से जल्दी वापस चली जाए, ठीक है। बी वाला दिया है कि ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स,
ट्रिकी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं करती थी क्या इसके कारण, या फिर ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, जो ट्रिकी था वो फास्ट नहीं रिकवर मतलब कि बहुत तेज सही नहीं हो रहा था उसके कारण, या फिर मिस्टर पंफ्रे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है चौथा वाला, क्योंकि जो मिस्टर पंफ्रे थी वो बहुत सारी मतलब चीज़ें भेजती थी और मतलब कि वाइन वगैरह भेजती थी, तो जो डॉक्टर थे वो उसे खाकर या पीकर इंजॉय करते थे, इसीलिए वे ट्रिकी को जल्दी नहीं भेजना चाहते थे इसी प्रलोभन के कारण। तो इसमें चौथा वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन है कि अनिल टाट हरी सिंह टू, अनिल टाट हरी सिंह टू, जो अनिल टाट हरी सिंह टू, अनिल हरी सिंह को क्या सिखाता था, तो कुक एंड राइट, यानी कि लिखना और खाना पकाना और लिखना अनिल सिंह मतलब कि अनिल टाटा मानो अनिल हरी को सिखाता था खाना बनाना और लिखना। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है आपका कि द बुक गिफ्टेड टू इब्रिट, द बुक गिफ्टेड टू इब्रिट बाई हिज मदर वाज, मतलब कि द बुक गिफ्टेड बाई इब्रिट मतलब द बुक गिफ्टेड टू इब्रिट, यानी जो बुक थी वो इब्रिट को गिफ्ट की गई थी बाई हिज मदर, उसके माता के द्वारा, वो कौन सी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स बुक उसके माता के द्वारा इब्रिट को क्या की गई थी, मतलब कि गिफ्ट किया गया था। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, यानी कि मटिल्डा के बारे में एक कौन से चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो उसके बारे में मतलब बता रहा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, क्या वो रिच थी या फिर ब्यूटीफुल थी या फिर फैशनेबल थी, तो भैया वो अमीर तो थी ही नहीं, वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी। क्या वो एम्बिटियस थी या फिर मिडिल क्लास की थी या फिर सेटिस्फाइड थी, तो संतुष्ट भी नहीं थी। क्या वो धनी थी, तो ये भी गलत हो गया, इसमें से आपका सही होगा बी वाला, क्योंकि वो फैशनेबल थी, एम्बिटियस थी और मिडिल क्लास फैमिली की थी, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली की थी, ना ही ज़्यादा अमीर थी ना ही ज़्यादा गरीब थी। 20वां क्वेश्चन दिया है कि भोली वॉज सेंट टू बिकाज, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकाज, भोली को स्कूल भेजा जाता था क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू सो हर मदर wanted her to get educated, everybody else sent his daughter to school, इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। देखिए, न तो उसके विवाह के लिए ज़रूरी था क्योंकि उसके पिता का मानना था कि बस इसलिए वो उसको स्कूल भेजते थे, क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू सो दिस, यानी कि उसके पिता उसे स्कूल भेजने के लिए मजबूर थे, इसीलिए उसको उसका क्या करते थे, स्कूल भेजते थे। ठीक है, वॉलीबॉल चैप्टर से था। और यहाँ पे पार्ट बी में आपको बड़े बड़े पैसेज मिलेंगे, ये भी अनसीन पैसेज है, इस पैसेज को भी आपको पढ़ना पड़ेगा और इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। देखिए, पहला दिया है कि ओम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, ओम डज द स्टैचू ऑफ मतलब कि लिबर्टी रिप्रेजेंट, ऐसे पढ़ के आपको फिर पैसेज पढ़ना होगा और उसके बाद से इसमें आपको पैसेज में उत्तर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपके ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको एप्लीकेशन वगैरह तैयार कर लेने हैं। अगर जो आप इंग्लिश का पेपर देंगे तो आपको लेटर पता होना चाहिए, एप्लीकेशन पता होना चाहिए, ये सब आप तैयार करके जाएंगे। और जो आपका क्राफ्ट एग्जीबिशन इन स्कूल, इस पर आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट बनाना है। और ऐसे आपके करके आर्टिकल भी आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन भी आएगा कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उस समय मेरी एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र में से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के मतलब कि न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। ठीक है, तो ये सब हैं, ये सब बातें हैं। अगर जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने समझाए और इस पे इन सब क्वेश्चंस को नहीं समझा सकते, ठीक है, तो मैंने बस आपको बता दिया है, एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको उसे डील करना है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कैसे इन क्वेश्चंस को लिखने हैं मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं इस इंग्लिश की फुल वीडियो डालूं आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाए और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल भी इंग्लिश की वीडियो आएगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी।